गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। चलो फिर से स्वागत है आपका विज्ञान विषय की क्लास में। और नया पाठ शुरू करेंगे बच्चों हम लोग विज्ञान विषय में। पाठ 10 तक हो चुके हैं, कल प्रश्न उत्तर कराए थे आपको। आज हम लोग विज्ञान विषय में पाठ 11वां पढ़ेंगे, जंतुओं और पादपों में परिवहन। देखिए, जंतुओं और पादपों में परिवहन। परिवहन शब्द का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, ले जाना। तो चलो हम देखेंगे कि जंतुओं और पादपों में कौन कौन सी चीज़ों का परिवहन होता है और उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो पाठ परिचय देखेंगे हम लोग आज इस पीडीएफ से। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, भोजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग हमारे नित्य जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो हमको ऊर्जा मिलती है वो भोजन से ही प्राप्त करते हैं। फिर जल है, तो सभी जैविक क्रियाएं जो कोशिका में होती है उसको संपन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्राणवायु है, इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप सबको पता है ये चीज़, श्वसन में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमको होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। और ये भी सही है, विभिन्न अंगों तक, यानी हमारे शरीर के सभी अंगों को, प्रत्येक कोशिका को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये वहाँ तक पहुँचने चाहिए। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ बच्चों कि देखो, जैसे ही आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है फेफड़ों से, तो रक्त के माध्यम से वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। जब हम उस ऑक्सीजन को उपयोग में ले लेते हैं हमारे शरीर में, तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जहरीली गैस है, तो उसका हमारे शरीर से बाहर त्यागना भी आवश्यक है। तो कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस अंग तक पहुंचेगी, उस तंत्र तक पहुंचेगी हमारे शरीर की, जहाँ से उसको बाहर निकाला जा सके, और वो फेफड़े हैं। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाना और वहाँ पर बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक बाहर निकालने के लिए लाना, ये सब परिवहन के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग देखेंगे इसी प्रकार हमारे शरीर में बहुत से अपशिष्ट बनते हैं और बहुत सी चीज़ों की हमको ज़रूरत भी होती है, जिनको हमें प्रत्येक अंग तक पहुंचाना होता है। और अंगों में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को उन विशिष्ट अंगों तक पहुंचाना होता है जहाँ पर हम लोग उनको, जहाँ से बाहर त्याग सकें। ठीक है, तो आज यही देखेंगे हम लोग इस पाठ में, जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव है? चित्र 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियाँ दिखाई दे रही है? नीचे देखेंगे हम लोग चित्र 11.1। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। देखो, रक्त जो है वो गुलित अवस्था में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। इसी तरह जो खाने से ऊर्जा मुक्त होती है और भी कई आवश्यक चीज़ें जो है वो रक्त के माध्यम से, क्योंकि रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है, तरल रूप में संयोजी ऊतक का मतलब होता है एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाला, यानी ये प्रत्येक भाग में इन पदार्थों को पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रक्त से संबंधित चीज़ें ही पढ़ेंगे और वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आएंगी। तो हमने देखा कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का क्या बनाती हैं? परिसंचरण तंत्र बनाती हैं बच्चों। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पाठ हमारा परिवहन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र में आपको बता दिया कि रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ, ये सभी अंग मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रक्त को ही पढ़ेंगे कि रक्त क्या चीज़ है। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है बताओ? खून निकलने लगता है ना, वहाँ से एक लाल रंग का लिक्विड बाहर बहने लगता है, वही रक्त है। रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। कहाँ बहता है रक्त? हमारे अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी हमारा जो रक्त है वो बंद नलियों में बहता है, जिनको हम रक्त वाहिनियाँ कहते हैं बच्चों। यह पचित भोजन को शुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। तो देखो, ये भी परिवहन का कार्य कर रहा है रक्त भी, कि छोटी आंत के अंदर जो भोजन पचता है उससे जो ऊर्जा निकलती है वो शरीर के प्रत्येक भाग तक कैसे पहुंचती है? रक्त के माध्यम से। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। बिल्कुल ठीक, फेफड़ों में ऑक्सीजन हम लोग जो है वो नासा छिद्रों के माध्यम से बाहर से
वायु भर लेते हैं फेफड़ों में, ऑक्सीजन आ जाती है और वो ऑक्सीजन फेफड़ों की जो सतह होती है उसके ऊपर बहुत सारी बारीक बारीक जो है वो केशिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं होती है, वहाँ से वो रक्त में प्रवेश कर जाती है ऑक्सीजन और फिर रक्त के साथ ही बंद करके, और रक्त जैसे नलियों में बहता है वैसे ऑक्सीजन भी बहती है और शरीर के प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक कोशिका तक, ऊतक तक पहुँचती है। तो इस प्रकार रक्त जो है ऑक्सीजन को भी ले जाता है, परिवहन करता है उसका भी। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है, मैंने आपको बता दिया है पहले कि तरल संयोजी ऊतक है। जब ऊतक पढ़ोगे आप विभिन्न प्रकार के, तो उसमें रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। जैसे, और रक्त के भी दो भाग होते हैं, एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग होता है। रक्त का जो तरल भाग है उसको प्लाज्मा कहते हैं। हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है ये, और इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है ना। जैसे WBC, RBC। WBC RBC का मतलब होता है कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, वो सब जो है वो इसी में निलंबित रहना यानी रोपित रहती हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा परिसंचरण तंत्र। अब देखो इसमें आपको हृदय, शिरा और धमनी, जो नीले रंग की जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, नीले रंग की जो नलियां हैं, ये आपकी हैं शिराएं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर जाती है। और जो लाल रंग की है वो है धमनियाँ, ये भी रक्त नलियां हैं और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपका हार्ट है, हृदय है। तो ये चीज़ देखिए आपने, ठीक है। तो ये आपका परिसंचरण तंत्र है, आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। ये लेबल डायग्राम है आपका यहाँ से, और इसमें धमनी, शिरा और रक्त नलियों में रक्त बहता हुआ दिखाया गया है। अब देखिए पहली क्या कह रही है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्या कारण है? रक्त का रंग कोई और नहीं होता, लाल क्यों होता है? रक्त में एक प्रकार की कोशिका, लाल रक्त कोशिका RBC होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है, रंग देने वाला पदार्थ। तो RBC जो लाल रक्त कणिका होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। बच्चों आपका HB टेस्ट होता है ना कभी कभी, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, वो हीमोग्लोबिन टेस्ट वही पदार्थ है ये। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में रक्त जो है वो कितने ग्राम प्रति mm है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। जो ऑक्सीजन जाती है वो इसी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो इस प्रकार इस वर्णक से जुड़कर ऑक्सीजन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति भी प्रत्येक अंग को कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। समझ गए आप, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल होने का कारण है हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक, क्योंकि ये लाल रंग का वर्णक है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी हमारी जो प्रतिरक्षा है वो क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, है ना। यही बाहर से जाने वाले कीटाणुओं का भक्षण करती हैं। बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम गया। यानी क्या हो गया? जम गया रक्त वहाँ से। यह देखकर बूजो परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति कारण होता है। देखो बच्चों, जब गिर जाते हो, चोट लग जाती है और रक्त बहता है वहाँ से, तो कुछ देर बाद में रक्त रुक जाता है और वो रक्त गाढ़ा होकर वहीं जम जाता है चोट के स्थान पर। उसको कहते हैं थक्का जमना। तो क्यों जमता है? ये होता है, हमारे रक्त में एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो जो रक्त बह रहा है उसका थक्का नहीं जमता और कई बार छोटी चोट लगने से भी अधिक रक्त निकल जाता है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये भी जो है वो प्लेटलेट्स एक प्रकार की, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो रक्त में पाई जाती है और इन्हीं के कारण जो है वो रक्त जम जाता है, रक्त का थक्का बनता है, ताकि चोट लगने पर अधिक रक्त हानि ना हो। अब है रक्तवाहिनियाँ। मैंने आपको बता दिया रक्तवाहिनियाँ, धमनी, शिराएँ, केशिकाएँ, ये रक्तवाहिनियाँ हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, ठीक है। ये जो है रक्तवाहिनियाँ शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होती हैं। आप जानते हैं कि अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों
को भर देती है ना। जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो फेफड़े जो है वो फूलकर वक्षस्थल हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ करता है? शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ ले जाता है? फेफड़ों तक ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है। किस लिए? ताकि ये हृदय से वापस फेफड़ों में जाए और वहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे और ऑक्सीजन ले ले। जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। कितने तरह की रक्तवाहिनियाँ बच्चों? 2 तरह की, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से, देखो या आपको पूछा जाता है कि बताइए धमनियाँ जो है वो किस तरह के रक्त का परिवहन करती है, तो धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ जो है दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है यानी थोड़ी लचीली होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। ये क्रियाकलाप हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। और आज का आपका होमवर्क है तो वो आप ये करेंगे कि धमनियाँ कितने प्रकार की रक्तवाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। इसके अलावा जो है रक्त कोशिकाएं जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स 3 तरह की होती है। ठीक है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। इसके साथ ही परिसंचरण तंत्र का ये चित्र आपको बनाना है। ठीक है। और रक्त क्या है, ये 4-5 छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको आज के वीडियो से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल अगला टॉपिक जो है आपके कल के वीडियो से करेंगे।